नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज पे। तो दोस्तों, आज हम एक नज़र डालेंगे प्रेसिडेंट के ऊपर। हम देखेंगे इनकी डिफरेंट पावर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, इनका इम्पीचमेंट कैसे होता है, और हम ये भी देखेंगे कि इनकी मेर्सी पावर जो है प्रेसिडेंट की, वो किस तरीके से डिफरेंट है गवर्नर की मेर्सी पावर्स से। ओके, तो नज़र डालेंगे कई सारे आर्टिकल्स पे जो कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं, उनके ऊपर भी। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है किसी भी एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो। मैं कोशिश करूँ कि ये वीडियो जो है वो बहुत ही शॉर्ट हो, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो दोस्तों, जब भी हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा पार्ट 5 के अंदर में मेंशन है। पार्ट 5 जो कि पार्ट 5 है, उसके अंदर आर्टिकल 52 से लेकर के 78 के बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पार्ट 5 में आते हैं। और जो हमारी प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसके बारे में भी पार्ट 5 में ही बताया गया है। तो अगर आपसे कभी पेपर में पूछ लेता है कि स्पेसिफिकली कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, ऐसा किस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में, या फिर प्रेसिडेंट के से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो आपको बताना है उसका आंसर होगा आर्टिकल 52। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो ओथ लेता है वो आती है आर्टिकल 60 के अंदर की ओथ है, वो मेंशनड है। इस ओथ में साफ साफ लिखा गया है कि आई शैल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मैं इनकी जो ओथ है इसको आपको अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्योंकि जो भी हमारी जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में, उन सबकी अलग अलग डिफरेंट ओथ होती हैं। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो डिफरेंट टाइप की ओथ लेंगे, जो हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के उनकी ओथ जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, जो हमारे जजेस होते हैं उनकी ओथ डिफरेंट टाइप की होती है। तो सबकी ओथ होती है अलग अलग। तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इनकी ओथ्स के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी ओथ जो है वो किस बारे में बात करती है। अब जो दोस्तों हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है, तो ये इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। और ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वो इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वो फॉर्म कैसे होता है, तो ये फॉर्म होता है कंबाइनिंग करके। कंबाइन हम किसको करते हैं, यहाँ पे लोकसभा को करते हैं, राज्यसभा को करते हैं, विधानसभा को करते हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को करते हैं और पुडुचेरी में करते हैं। क्योंकि केवल यही दो ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनके अंदर अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये दोनों यूनियन टेरिटरी हो गई और सारे स्टेट्स की विधानसभा हो गई और लोकसभा और राज्यसभा हो गई। तो हम इन सबका मिला करके एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। और हाँ, इन सब में केवल वही मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं। अगर कोई भी मेंबर है जो कि नॉमिनेटेड है तो वो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें पार्ट नहीं ले सकता। अब दोस्तों, ये जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था अभी कि मैं अगली स्लाइड में आपको डिस्कस करूँगा कि इनकी ओथ जो है वो किस तरीके से डिफरेंट है हमारे जजेस की ओथ से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसलिए आप याद कर लीजिए कि प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए बोलते हैं, प्रिजर्व करने के लिए बोलते हैं और डिफेंड करने के लिए बोलते हैं। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो जब ओथ लेते हैं अपनी, तो वो क्या बोलते हैं कि हम कस्टोडियन हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है ये भी आपको मैं समझा देता हूँ एक आसान सी भाषा में। आसान भाषा में आपको समझाऊंगा तो मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। जैसे कि आपने मान लिया किसी बैंक में खाता खुलवाया, तो आपने अपना सेविंग अकाउंट खुलवाया, उसमें आपने पैसे जमा किए। जब आप उसमें पैसे जमा करेंगे तो आपने माना कि भाई वहाँ पर वो सिक्योर है, वहाँ पर उनको कोई भी खतरा नहीं है। तो वो उनकी कस्टडी जो है वो किसके पास में है, बैंकों के पास में। इस तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसकी कस्टडी किसके पास में है, सुप्रीम कोर्ट के पास में है। लेकिन जो ये बैंक्स होते हैं, इनकी जो डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, इनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, या तो बैंक के गार्ड्स होते हैं, या तो स्टेट की पुलिस होती है, या फिर डिफरेंट फोर्सेस होती हैं अलग अलग जगह पे जो कि इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। तो ये प्रोटेक्ट करने वाला काम कौन कर रहा है यहाँ पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं। जबकि कस्टोडियन कौन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आप ध्यान रखिए कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो केवल प्रोटेक्टर, प्रिजर्वर और डिफेंडर हैं, जबकि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम एक नया डाल देते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी को भी प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो मिनिमम एज जो चाहिए वो होनी चाहिए 35 ईयर्स, और ये इतने एलिजिबल होने चाहिए कि ये एक लोकसभा के मेंबर बन सकते हो। तो वो सारी की सारी क्वालिटीज़ इनके अंदर होनी चाहिए जो भी एक लोकसभा मेंबर बनने के लिए चाहिए। और ये एक सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और इन्होंने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड किया होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि मतलब इनका कोई ऐसा दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए, किसी कंपनी में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बढ़िया पोस्ट पे है ये। तो उससे क्या हो सकता है कि ये जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है उस पर इफेक्ट आ सकता है। कैसे, मान लिया कल को ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने उनकी सैलरी वहाँ पे बहुत कम कर दी और बोला कि अगर तुम ये वाला काम करोगे तो हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा करके 10 गुना कर देंगे। तो उससे क्या होगा, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट पे जो बंदा बैठा हुआ है वो कोई ऐसा डिसीजन ले सकता है जो कि उसने खुद अपनी मर्जी से नहीं लिया लेकिन अंडर फोर्स लिया है। तो इस वजह से हमेशा जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं उनमें आप ये देखोगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली कोई भी पोस्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसा लिखा होता है। अब हम टर्म देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो टर्म है वो कितना होता है, तो 5 ईयर्स का टर्म होता है इनका। लेकिन अगर मान लिया कि कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे मान लिया कि डेथ हो जाती है प्रेसिडेंट की, 5 ईयर्स का उनका कार्यकाल है, उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है अगर, तो क्या होता है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट की भूमिका निभाने लगते हैं। लेकिन ये कितने दिनों के लिए हो सकता है, मैक्सिमम 6 महीने के लिए। उसके बाद क्या होगा, नया जो प्रेसिडेंट होगा कोई वो चुन के आएगा। कैसे चुन के आएगा, जैसे अभी इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू मैंने आपको बताया था उसी तरीके से वो चुन करके आएगा। तो जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो वाइस प्रेसिडेंट खाली कर देंगे और वाइस प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पर वापस चले जाएंगे, और जो नया प्रेसिडेंट बन के आएगा बंदा वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में बैठेगा। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में क्या होता है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो जितना भी उनका टेन्यूर बचा हुआ है प्रेसिडेंट का, वो वाइस प्रेसिडेंट पूरा करेगा एज ए पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब वो प्रेसिडेंट बन जाएगा फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ टाइम। समझ गए आप। जबकि इंडिया में से थोड़ा डिफरेंट है। तो इस तरीके से आप कंपेरेटिव स्टडी भी करते चलिए, अदरवाइज कभी भी आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। अब इनका जो रेजिग्नेशन होता है, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना है अपना, तो वो किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देता है वो।
और ओथ कौन दिलवाता है प्रेसिडेंट को? तो ओथ जो अभी मैंने आपको बताया प्रोटेक्टर, प्रिजर्वर और डिफेंडर वाली जो ओथ होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो उन्हें जजेस दिलवाते हैं। जो CJI ऑफ इंडिया हैं वो दिलवाएंगे प्रेसिडेंट को ओथ। और ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, वो किस बेस पे करेंगे? एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो उनसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो बोलेंगे काम करने के लिए, प्रेसिडेंट को वही काम करना होता है। हाउ एवर ही कैन रिटर्न इट वंस। जैसे मान लीजिए कोई एडवाइस दी गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, लेकिन मान लीजिए प्रेसिडेंट को पसंद नहीं है, तो प्रेसिडेंट एक बार मना कर सकते हैं। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको दोबारा बोलेंगे वो काम करने के लिए, तो वो मना नहीं कर सकते हैं। केवल एक ही बार प्रेसिडेंट जो होता है वो मना कर सकता है, अगली बार उन्हें वो काम करना ही पड़ेगा अगर दोबारा ऐसा बोला जाता है तो। अब कई बार क्या होता है, ऐसा पेपर में पूछ लिया था कि पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन आता है, तो मोस्टली बच्चों को क्या लगता है कि लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है, जबकि ऐसा नहीं है। आर्टिकल 79 में साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्यसभा, लोकसभा के साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर कौन आता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी पार्लियामेंट का ही पार्ट है। हम एक बार प्रेसिडेंट की वीटो पावर के ऊपर भी नजर डाल देते हैं। तो 3 टाइप्स की इनकी पावर होती है वीटो वाली, ये एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। तो आप अगर इनको पढ़ेंगे तीनों को तो आपको लगेगा कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इसमें से मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आप इन तीनों को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है कि अगर मान लीजिए कि अभी ऐसे बीजेपी की गवर्नमेंट है और कल को 2024 में जब इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी की गवर्नमेंट हार जाती है, लेकिन अपने हारने से पहले इन्होंने मान लिया कि कोई बिल है जो इन्होंने दोनों सदनों में पास करवा दिया है और इन्होंने प्रेसिडेंट के पास भेजा हुआ है साइन होने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा जब तक बिल के ऊपर प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे तब तक वो जो बिल होता है वो लॉ नहीं बन पाता है। लेकिन क्या है कि अब आपको पता है कि 2024 में इलेक्शन हुआ मान लीजिए और बीजेपी हार गई, तो अगर बीजेपी हार जाती है तो क्या हुआ, वो बिल मान लीजिए कि अभी वो बिल जो था वो अभी प्रेसिडेंट के पास ही है और उन्होंने भी साइन नहीं किया। इतने में नई गवर्नमेंट चुन के आ जाती है और उनके नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि मना कर देते हैं कि आप उस बिल पे साइन मत कीजिए। तो वो बिल पे साइन नहीं होगा, वो प्रेसिडेंट के पास ही पड़ा रह जाएगा बिल और कभी भी कानून नहीं बन पाएगा दोनों सदनों से पास होने के बाद भी, क्योंकि गवर्नमेंट अब बदल चुकी है। तो क्योंकि वो कभी भी साइन नहीं हो पाएगा, वो कभी भी लॉ नहीं बन पाएगा, तो इस वाले को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। अब सस्पेंसिव वीटो क्या होता है कि जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी अगर बिल है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है या फिर मनी बिल नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको एक बार वापस भेज सकता है फॉर रिकन्सिडरेशन कि आप इसको दोबारा ये चीज़ें सही करके भेजो तो हम कर देंगे, इसको पास कर देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम मना कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। फिर एक क्या होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जब दोनों सदनों ने पास करके भेज दिया कोई बिल पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट के पास, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई फिक्स लिमिट है कि इतने दिनों के अंदर ही आपको इस बिल पे साइन कर देना। तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पॉकेट वीटो में। और क्या होता है कि प्रेसिडेंट को, क्योंकि उन पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने फिक्स लिमिट के अंदर या इतने फिक्स टाइम के अंदर आपको साइन करना है, तो वो कभी भी उस पर साइन ही नहीं करते हैं। तो क्योंकि वो कभी साइन ही नहीं करते हैं और ना वो रिटर्न करते हैं, तो वो उनके ऑफिस में पड़ा रह जाता है और इसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो। तो ये था इनकी 3 वीटो पावर्स जिसको आप याद कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि मैं आपके साथ कुछ ऐसे आर्टिकल्स डिस्कस करने वाला हूँ जो कि प्रेसिडेंट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं और वो किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सारे आर्टिकल्स की एक लिस्ट बना करके इनको याद कर सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 110 है, आर्टिकल 110, ये बताता है कि कोई भी जो मनी बिल होता है वो विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करेंगे तब तक उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के अंदर। और मनी बिल जो होता है वो स्पेसिफिकली किस हाउस में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है? हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। आप याद कर सकते हैं कि कभी मनी बिल जो है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हैं, हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एंड डेट टू आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इस तरीके से आर्टिकल 280 है, इसके अंदर आर्टिकल 280 के अंदर क्या होता है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और इनका जो टेन्यूर होता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का वो कितना होता है? 5 ईयर्स का। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। इसी तरीके से आप एक और याद कर सकते हैं आर्टिकल 123, क्या नाम है इसका? आर्टिकल 123 जो होती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। जब हमारा लोकसभा जो होता है वो कभी भी सेशन उसका भी चल नहीं रहा होता है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट अपनी ऑर्डिनेंस पावर यूज़ करते हैं अंडर आर्टिकल 123 और कोई भी जो उनको काम करना है वो कर लेते हैं। उसके बाद जब सेशन वापस चालू होता है, मतलब जब लोकसभा वापस आती है, सत्र चालू होता है, तो उसको बिल पास करवा लिया जाता है। तो ये एक टेम्प्रोरी अरेंजमेंट है अंडर आर्टिकल 123 के अंदर। इस तरीके से आप एक और याद कर सकते हैं आर्टिकल 143। इसके अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे, वो सुप्रीम कोर्ट से अगर उनको कोई एडवाइस चाहिए होती है, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए होती है, तो वो उनसे पता कर सकते हैं, उनको ओपिनियन जान सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। अब यहाँ पे आर्टिकल 61 के अंदर आपको इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट भी मिलता है। तो इम्पीचमेंट जो है वो एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपका टाइम बहुत कम से कम लगेगा और आप प्रोसेस भी समझ जाएंगे। तो कभी भी हमें जब इम्पीचमेंट करना होता है प्रेसिडेंट का, तो वो कैसे होता है? सबसे पहले 1/4 मेंबर जो होते हैं किसी भी हाउस के, उन्हें एक नोटिस पे साइन करना होता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी हाउस से इनिशिएट हो सकता है ये इम्पीचमेंट प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो 1/4 मेंबर्स हैं हाउस के, उनको एक नोटिस साइन करना पड़ता है और ये नोटिस जो होता है वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट फिर के पास फिर 14 दिनों का टाइम होता है अपनी सफाई देने के लिए कि क्या हुआ है, जो भी इसमें लिखा गया है वो सही है कि नहीं है, वो अपनी उसके ऊपर अपनी बात वहाँ पे रखते हैं। उसका जैसे ही 14 दिन पूरा हो जाता है तो जिस हाउस ने वो इनिशिएट करी थी प्रोसीडिंग, वही एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। और इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, चाहे वो लोकसभा ने पास किया हो पहले या राज्यसभा ने, दोनों को अपने अपने में से जिसने भी स्टार्ट किया होता है उसे 2/3 मेजोरिटी से वो रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अब अगर मान लीजिए कि हम लेके चलते हैं कि राज्यसभा ने स्टार्ट किया था ये प्रोसीजर,
तो फिर क्या होगा, अब ये रिजोल्यूशन जो होगा ये दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, यानी कि लोकसभा में भेजा जाएगा। अब जब ये रिजोल्यूशन लोकसभा में पहुंच जाएगा तो लोकसभा का काम क्या होगा कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा मैटर को कि प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे दोषी है या नहीं है। हालांकि इस इन्वेस्टिगेशन का कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतने दिनों में कंप्लीट होनी ही चाहिए, लेकिन जब भी हाउस को ऐसा लगता है कि अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, अब इसमें कुछ भी बचा नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो जो रिजोल्यूशन था जो दूसरे हाउस से आया था उस पर वो वोटिंग करवाएंगे, और इस हाउस में भी वो 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। जब दोनों हाउसों में वो 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होंगे हमारे वो इम्पीच्ड मान लिए जाएंगे, यानी कि उनकी पोस्ट से उनको हटा दिया जाएगा। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर बड़े बड़े आधे घंटे की वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, उनको देख करके अपना टाइम खराब ना करें, क्योंकि उसमें यही आपको बार बार समझाया जाएगा। तो आई होप आप एक बार और रिपीट करके सुन सकते हैं अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो, बट आई होप कि आप अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल टर्म में समझाया आपका पूरा प्रोसेस। अब आर्टिकल 72 होता है हमारा। ये क्या होता है, आर्टिकल 72 के अंदर हमारी मर्सी पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की। इस तरीके से गवर्नर की जो मर्सी पावर्स होती हैं, मर्सी यानी कि दया करने की क्षमता, या फिर आप एक कह सकते हैं कि मर्सी शो कर रहे हैं प्रेसिडेंट या गवर्नर जो हैं। तो गवर्नर की जो मर्सी पावर्स होती हैं वो आर्टिकल 161 के अंदर में आती है, और प्रेसिडेंट की जो मर्सी पावर्स हैं वो आर्टिकल 72 के अंदर में आती है। तो दोनों की मर्सी पावर्स जो होती हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं। बस ये 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट की जो मर्सी पावर्स हैं वो ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू गवर्नर की मर्सी पावर्स। तो आप याद कर सकते हैं इन दोनों को। तो पहला क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी बंदे को डेथ सेंटेंस मिली हुई है, आर्टिकल 302 जो होता है उसके अंदर में उसे फांसी की सज़ा मिली हुई है, तो प्रेसिडेंट उस फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है, जबकि गवर्नर के पास ऐसी पावर नहीं होती है। दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए कोई मिलिट्री कोर्ट है, तो मिलिट्री कोर्ट क्या कर दिया, अगर मान लीजिए किसी आर्मी के जवान का कोर्ट मार्शल कर दिया मिलिट्री कोर्ट ने, तो प्रेसिडेंट जो होता है वो उस डिसीजन को भी पलट सकता है। ये भी पावर जो होती है वो गवर्नर के पास नहीं होती है। तो बस ये 2 ऐसी पावर्स होती हैं जो कि गवर्नर के पास नहीं होती हैं और प्रेसिडेंट के पास होती हैं उनकी मर्सी पावर्स के अंदर। और ये बात भी आपको बता दूं कि जो प्रेसिडेंट की मर्सी पावर्स होती हैं ये भी उसकी खुद की पावर नहीं होती है, ये उसे करना होता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट को जो लगता है वो कर सकता है। तो आप ये जैसा कि उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे उन्हें वैसा ही करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। प्रेसिडेंट के बारे में काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। अब ऐसी और कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियो अगर देखना चाहते हैं, लक्ष्मीकांत की जो पूरी बुक है उसके अंदर जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स हैं उसके ऊपर हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं ऐसी ही और जानकारी भरी वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।